हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तब भी ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इस क्लास में जो भी आप सीखेंगे उसके माध्यम से आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आता है कि किसे हम क्या लिखें। आपको सिंबल्स में भी प्रॉब्लम होती है कि किसे यू लिखा जाए, किसे वी लिखा जाए, किसे एफ़ लिखा जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स आज की क्लास के बाद सारी की सारी क्या होंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको गोली दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं उनमें आपसे गलतियां होती हैं प्लस और माइनस की। तो इस गलती को भी आज हम बिल्कुल पूरी तरीके से जो है दूर कर देंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आज की क्लास के बाद, ये मेरा दावा है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल्स को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा साइन कब और कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले उसको हम बेसिक आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज की इस क्लास में लगभग हम आपको 8 न्यूमेरिकल बताएंगे। ये आठों न्यूमेरिकल आपकी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। लिखा है कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब गोली दर्पण के लिए कब यू लिखेंगे, कब वी लिखेंगे, कब एफ लिखेंगे और कब माइनस में यू होगा, कब प्लस में यू होगा। इन सारी जानकारी को आज हम क्लियर कर देंगे। यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये सब कुछ आपको हम बता देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है साइन कन्वेंसेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब इसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बता देंगे कि मतलब क्या है, साइन का हम लोगों को कन्वेंशन पढ़ना है। तो क्या है, ये मिरर आप देख रहे हैं जो कि कैसा है, जो आपके सामने ये मिरर बना है ये कैसा है, अवतल है, मतलब ये कॉन्केव मिरर है। चलिए इसका जब हम लोग इसको बना रहे थे तो यहाँ प्रकार की नोक हम लोगों ने रखी थी और उसके बाद ऐसे खींचा था। जहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी उसे क्या मानते हैं, सी मानते हैं। उसके जस्ट बीचों बीच में मतलब सी और ये हमारा पी है, इन दोनों के बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एफ कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है स्मॉल एफ। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका स्मॉल एफ है वो है हमारा फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी। उसके बाद आप जब यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसको कहते हैं आर कहते हैं। आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। रेडियस ऑफ क्या होता है, कर्वेचर होता है। उसके बाद अब मान लीजिए आप कोई एक वस्तु लेते हैं और उस वस्तु को आप यहाँ पर रख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी अगर मिरर आप बनाएंगे और उसमें वस्तु को रखना होगा, ये कॉन्वेक्स बना दिया, तो इसमें भी अगर आपको वस्तु रखना होगा तो आप सदैव बाईं ओर रखेंगे। इस वजह से कुछ प्लस माइनस का चक्कर होता है, बिल्कुल हम आपको डिस्कस करके इस क्लास में ज़रूर देंगे। तो क्या हुआ, कोई वस्तु आपने रख दी, अब आप यहाँ से जब इसकी दूरी को नापना शुरू करेंगे तो ये यू होगा। क्या होगा, ये यू होगा। मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पे वस्तु रखी थी तो इसका प्रतिबिंब कहीं बना था। मान लीजिए वो प्रतिबिंब कहाँ बना, हम लोगों ने मान लिया कि वो मेरा यहाँ बना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो हमारी v होगी। इससे क्या क्लियर होता है, जो u है हमारा वो क्या है, वो है हमारा वस्तु की दूरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो क्या है, वस्तु की दूरी। जो हमारा v था वो क्या है, वो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु की दूरी मतलब जो हमारी जो डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब हमारी डिस्टेंस ऑफ क्या, इमेज है। इसे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, u लिख दिया, v लिख दिया, r भी लिख चुके, f भी लिख चुके हैं। बिल्कुल इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि कब ये माइनस में होगा और कब ये प्लस में होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो अब हम लिखने जा रहे हैं, जब भी आपको बाईं तरफ कुछ भी मिले,
बाईं तरफ जो भी चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, ऑलवेज इन निगेटिव होगी। क्या होगी, हमेशा क्या होगी, वो माइनस में होगी। कैसे समझेंगे इसे, अवतल है तो देखिएगा बहुत सिंपल हम आपको बताना चाहेंगे। अवतल मतलब इसको कहते हैं कॉनकेव। बिल्कुल आज की क्लास के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उत्तल, और उत्तल को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ये हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिख रहे हैं, और ये हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे एम लिख देते हैं। और ये उत्तल हम लोग इसको कह सकते हैं दर्पण, और यहाँ भी क्या होगा, ये अवतल क्या हो गया, दर्पण। दर्पण आप बिल्कुल ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव जो आपके सामने मिरर बना हुआ है उसमें आपने जो वस्तु रखी है वो किधर है, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब अगर हम लोग जो भी डिस्टेंस इधर से नापेंगे वो कैसी होगी, निगेटिव नापेंगे, मतलब वो माइनस में नापेंगे। अब इस मिरर की जब दूसरी तरफ जाएंगे वो कैसे नापेंगे, वो सदैव कैसी नापेंगे, पॉजिटिव नापेंगे। बात क्लियर हो गई है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी जाती है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब जो आपका u होगा, मतलब जो आपकी दूरी होगी, कैसी दूरी होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। u क्या होती है, वस्तु की दूरी, तो वो कैसी होगी, वो हमेशा माइनस में होगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। मतलब दोनों में आप माइनस और माइनस चिन्ह का यूज ही करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब मान लीजिए आप अवतल दर्पण की 6 स्थितियां आपने पढ़ी होंगी। उन 6 स्थितियों में 5 जो स्थितियां शुरू की होती हैं उनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये भी कैसा है, इस तरफ ही है। मतलब जब बाएं तरफ बनेगा तो हम कह सकते हैं कि v का मान कैसा होगा, वो बनेगा माइनस। लेकिन उत्तल में जितनी भी स्थितियां आपने बनाई थी वो सारी की सारी कैसी थी, वो पॉजिटिव थी। मतलब उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब इधर नहीं बनता है, वो हमेशा उधर ही बनता है, और उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और अंग्रेजी में कहेंगे उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इससे क्लियर हो गया कि उत्तल में v की वैल्यू कैसी होगी, प्लस होगी। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। क्या समझिएगा कि अगर v हो गया, u हो गया, इधर f बना ना, f की वैल्यू इधर जब होगी तो अवतल के लिए कैसी होगी, अवतल के लिए ये होगी माइनस में। लेकिन अगर उत्तल हो जाए तो f किधर होता है, इधर होता है, पॉलिश भी उधर होती है, ऐसे f होता है यहाँ पे। तो ये कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब f का वैल्यू कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f का मान प्लस होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा हम लोग इधर रखते हैं और उत्तल में फोकस जो है उधर होता है। तो ये हो गया हमारा प्लस, और v और अवतल में इधर हो गया, तो ये हो गया हमारा f। बात करें अगर r की, तो R कैसा होगा। देखिए बहुत सिंपल सा हम आपको ये समझाते हुए जा रहे हैं, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरा ये डिस्कस करके अच्छे से दे देंगे ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत ना हो। तो आप क्या करेंगे, बात करें अगर आर की, मतलब वक्रता त्रिज्या की, अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो वो उत्तल के लिए उधर होता है और अवतल के लिए इधर होता है। क्योंकि देखिए ये इधर है और ये इधर है। अगर बाईं तरफ है तो मतलब अवतल में माइनस होगा। और उसके बाद ट्रिक भी अभी हम बताएंगे कि आपको ये प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि इसका भी काम नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ, उत्तल में उधर होता है तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वस्तु सीधी खड़ी है तो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगी, और अगर वो उल्टी हो गई है तो निगेटिव होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु सीधा है तो वो कैसी होगी, वैल्यू प्लस में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से रब करके पूरा साफ कर दें तो आप कह सकते हैं कि अगर वस्तु इधर होगी ऐसे तो वो उल्टा होगी, मतलब निगेटिव होगी। लेकिन अगर इधर बनेगी, क्योंकि इधर तो सीधी बन नहीं सकती, इधर इसलिए सीधी नहीं बनेगी क्योंकि कभी भी इधर सीधा नहीं बनता है। क्यों, दर्पण में कभी भी सीधा इधर नहीं बनेगा, हमेशा उधर बनेगा, क्योंकि वो आभासी होगा। आभासी ही हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब एक बात क्लियर हो गई, बाएं आएंगे मतलब लेफ्ट साइड आएंगे तब निगेटिव, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद उल्टा होगा, मतलब ये अगर हम लोग उल्टा देखेंगे तो निगेटिव होगा और सीधा देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि अभी जब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे तब पूरा अच्छे से समझा देंगे कि कब क्या होता है। तो अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और खासकर इसको ट्रिक की बात करें जो हम आपको बता रहे थे, तो क्या याद रखना है, उत्तल में
उत्तल दर्पण में सब कुछ क्या होता है, प्लस होता है, बस U को छोड़कर, आप देख सकते हैं। और अवतल में सब कुछ माइनस होता है, कुछ भी प्लस नहीं होता है, बस लास्ट वाले केस को छोड़कर। लास्ट वाले केस को छोड़कर मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो आप डायग्राम बनाते हैं आभासी जिसका बनता है उसमें प्लस होता है, उसका भी न्यूमेरिकल अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी होंगे, वो या तो आपकी बुक के होंगे या फिर बुक के एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स की जो आपके एनसीईआरटी के हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोर्ड पर देखेंगे हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इसे हिंदी में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है उस उत्तल दर्पण की क्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी है, 32 सेंटीमीटर दे दी है। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है उन्होंने वक्रता त्रिज्या क्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दी है। और उस वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, जो कि कितनी दे दी है, 32 सेंटीमीटर दे दी है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब हम लोग अगर अंग्रेजी में तो लिखें तो लिखेंगे रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू क्या दे दिया है, वो दे दिया है हमें 32 सेंटीमीटर। एक लाइन हिंदी में, एक लाइन इंग्लिश में, ऐसे ही हम क्वेश्चन को सब सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी स्टेप होंगे जिनमें कि हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप देख रहे हैं लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की क्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी, बहुत ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो हम अभी यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि फोकस दूरी क्या होती है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे फोकल लेंथ और इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक फॉर्मूला होता है। तो फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r/2। आर की वैल्यू कितनी दे दी है, वो दे दी है 32/2 और ये हो गया एफ। तो एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान आ गया आपका 16 और यहाँ सेंटीमीटर लिखा था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। और हम लोग अब कह सकते हैं अतः उस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अभी एक और बेसिक आपको बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उत्तल की जगह अगर अवतल कहता तो आपको अभी बताया गया है कि अवतल में जो f का वैल्यू होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पे निगेटिव लिखना पड़ता, मतलब माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता। लेकिन वो आता कहाँ से, क्योंकि r भी कैसा होता है, माइनस में होता है। तो क्वेश्चन में चाहे दे या ना दे, आपको चिन्ह अपने आप से सोचकर लगाना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर उत्तल दर्पण की जगह पे यहाँ पे कहता अवतल दर्पण तो आपको r बराबर लिखना पड़ता -32। तो ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हिंदी में पहले बताते हैं। लिखा है कोई अवतल दर्पण आपने लिखा हुआ है, वहाँ पे आमने होगा या अपने कह सकते हैं, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और वो कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम ऑफ बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई और बोर्ड हो। अब इसे अंग्रेजी में पढ़े तो लिखा है अ कॉनकेव मिरर, मतलब वो मिरर कैसा है, वो कॉनकेव मिरर है। प्रोड्यूस्ड 3 times मैग्नीफाइड enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट।
मतलब कह रहा है कि एक हमारा दर्पण है, मिरर है, वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई एक क्या रखी है, कोई एक वस्तु रखी है, बिंब लिखा है। और हिंदी में बिंब का मतलब होता है वस्तु, याद रखिएगा, और प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। तो इस तरीके से उसके बाद लिखा है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि वो वस्तु कहाँ पर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई हमारे सामने क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं। उस कॉनकेव मिरर में देखिए ऐसे करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा अच्छे से, हम यहाँ करते हैं। एक कोई कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर में बहुत ध्यान से देखिएगा, उस कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, मतलब वो u बराबर दे दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, उसके बाद कह रहा है कि जो इसका मैग्निफिकेशन है वो क्या है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। मतलब क्या उसने कहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज, मतलब बड़ी बनती है। तो मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। इसका जो मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन जो आपका है वो कितना है, 3 है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे v की वैल्यू पूछी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आप पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। हिंदी में लिखेंगे हम लोग कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है, उन्होंने u बराबर कितनी वैल्यू दे दी है, कहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इसे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि u की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इन निगेटिव, मतलब हमेशा माइनस होती है, इसलिए आप इसके आगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे हम कुछ और आपको बताने वाले हैं। फिर उसके बाद उसने कहा है 3 टाइम्स जो है वो इनलार्ज होती है, मतलब 3 टाइम मैग्नीफाइड, और ब्रैकेट में लिखा इनलार्ज। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कितना दे दिया है, 3, और मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। हम इसको अगर हल करें तो बहुत आसान एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन, पढ़ा है आप लोगों ने, रेखीय आवर्धन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन बराबर I/O, ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन ना तो I पता है ना तो O पता है। अब क्या करेंगे, तो हमने आपको एक फॉर्मूला और भी पढ़ाया था कि m बराबर अगर I और O ना पता हो तो -v/u होता है। क्या होता है, -v/u होता है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्या लिखा है, माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, माइनस लिखा है, और इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन u की वैल्यू मुझे पता है, जो कि कितनी है, -10 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब माइनस से माइनस को काट देंगे तो बचेगा 3, और ये हो गया v बटे कितना, 10। v की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कहाँ रखेंगे, 3 को इससे गुणा कर देंगे, मतलब आ गया आपका 30 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और यहाँ यूनिट क्या लिखी है, सेंटीमीटर 30, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिख देंगे, लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। अब आप हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसने कहा था कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, आप लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए हैं कि क्या हो गया है, हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, ये निकाल लिया है कि वो दर्पण से कितनी दूर पर प्रतिबिंब है। अब बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ये कौन सा दर्पण था, ये था हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में जितनी दूर वस्तु रखो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाता है। ऐसा क्या होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जितनी दूर रखेंगे क्या होगा, प्रतिबिंब क्या उतना ही बड़ा बनेगा, बिल्कुल प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना हम लोग उसके पास लाते जाते हैं। तो ये तो मैंने उल्टी बात बोल दी, ये सब आपको क्लियर होगा आपके डायग्राम से। तो डायग्राम आप जब बनाना सीख जाएंगे तो सब कुछ उसमें से सीख जाएंगे। ये एनसीईआरटी बुक के क्या हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, शायद वाल ज़्यादा राइट में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये हमारे सामने देख रहे हैं आप फोटो यहाँ पे, ये हमने क्रॉप करके क्या किया है, निकाला है आपकी बुक से, और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन तो आसान थे, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर के लिए क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे कि
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लीजिएगा हिंदी में, फिर समझाएंगे इसे इंग्लिश में। कोई जो दर्पण से, वो दर्पण कैसा है, वो है हमारा उत्तल दर्पण। 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु, कितनी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब F बराबर 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जितनी दूरी पर वो बिंब रखा जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, वही उसकी U कहलाएगी। मतलब जो भी दूर, जैसे मान लीजिए हम हैं और ये मेरा फ़ोन है और इससे हम कितनी दूर हैं, हम लोग इससे हैं 10 सेंटीमीटर दूर, तो हम कहेंगे कि ये दर्पण से हम लोग 10 सेंटीमीटर दूर हैं, तो ये है हमारी वस्तु। लेकिन मेरा जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा वो कितनी दूर है, वो कहलाएगा V कहलाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाँ इसे इंग्लिश में बताएं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, सब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 10 सेंटीमीटर इसका U हो गया, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन डिपेंड क्या करता है, प्लस माइनस, बस वही तो मेन है। और इसके बाद बात करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हम लोगों को दे रखा है उन्होंने, क्या ये दे रखा है कि वो 10 सेंटीमीटर क्या है, दूर बनता है। मतलब U बराबर हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया था U हमेशा कैसा होता है, माइनस का होता है। और उसके बाद F क्या है, F है हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब बात ये है कि ये F का जो वैल्यू लिखा गया है ये प्लस में लिखें या माइनस में। तो आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है। तो आपको जो F की वैल्यू लिखनी है वो कैसे लिखनी है, प्लस में लिखनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे लिखनी है, प्लस में, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्लस माइनस का सारा डिफरेंस बता दिया था। तो ये प्लस में लिखना है, मतलब कुछ नहीं लिखना है, बगल में लिख के लिख दीजिएगा। कॉन्वेक्स के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। उसके बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब समझिएगा क्या करेंगे। एक फार्मूला होता है 1/F = 1/U प्लस 1/V। ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव, मतलब चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, है ना। तो ये हो गया 1 और F का वैल्यू कितना है, 15 है। उसके बाद एक लिखा, U का वैल्यू क्या है, -10 है, प्लस 1/V का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, है ना। तो अब क्या करेंगे आप, 1/V उधर ही रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे। तो 1/15 इधर कैसा लिखा था, इधर ये लिखा था पॉजिटिव, ये वाला इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस में है, तो इधर फिर आएगा ये प्लस में हो जाएगा। अब 15 और 10 इन दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि आपका आएगा कितना, आपका आएगा 30। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 को ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि ये चला जाए 30 आ जाए, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 10 3 = 30, मतलब 3 टाइम्स जाएगा, प्लस बराबर कितना लिखेंगे, 1/V। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब 2 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 होगा, और ये 30 होगा, बराबर 1/V। तो 5 कम 5, 5 छक्का कितना 30, मतलब 1/6 बराबर कितना, 1/V। V का इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, V आएगा, और 6 का 1 से होगा तो 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्या कह रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मतलब उसकी पोजीशन और उसका नेचर पूछा गया था, 2 चीज़ें पूछी गई थी। तो पोजीशन तो मैंने आपको बता दी है, पोजीशन कितनी आई है, V = 6। तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अतः प्रतिबिंब क्या होगा, कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या बनेगा, दूर बनेगा। कहाँ से, दर्पण से। कौन से दर्पण से, जो भी आपको दिया गया है, अवतल दिया गया है शायद, या उत्तल दिया गया है। तो उत्तल दर्पण से कितना, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब इसका नेचर क्या होगा। तो अब समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा।
मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो दर्पण होता है, अगर प्लस में v की वैल्यू आ जाए, प्लस में v की वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब वो बनेगा हमारा राइट साइड। राइट साइड जो भी बनता है वो दर्पण में आभासी होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप पॉलिश की तरफ जाएंगे तो क्या आपको कुछ दिखेगा, और जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, वो हमें सिर्फ आभास हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस आया था। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी। मतलब कैसे, अंग्रेजी में कहें तो वर्चुअल होगी। देखिए बिल्कुल, ये तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कितना 6 सेंटीमीटर फ्रॉम, हम लोग लिख सकते हैं hence the image of the object is 6 centimeter far away from the mirror। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका आपने अभी तक स्क्रीनशॉट याद नहीं लिया था तो बैक कर आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, लो अभी तक तो दूरी थी, अब तो लंबाई आ गई। क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अंग्रेजी में भी ये क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब उसकी लेंथ। आप समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए हम ये मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं और हम इसको इतना दूर खिसकाते हैं। हम कहें कि इस मोबाइल, ये मान लीजिए क्या है, मिरर है, और हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, या हम कह सकते हैं ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें जो ये दिखेगा क्या है, इसमें जो ये दिखेगा, हम कहें कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप इसको नापेंगे, इसको मेज़र करेंगे। लेकिन हम कहें नहीं, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो क्या होगी, तब आप इसको मेज़र करना शुरू करेंगे। मतलब जो लेंथ होगी वो कैसे, सीधे सीधे नापेंगे, और जो डिस्टेंस होगी उसको नीचे नीचे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब उसकी हाइट दे दी है मुझे। फिर लिखा है इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, 20 सेंटीमीटर वो दूर है, मतलब u बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को, क्योंकि हम हिंदी में ही लिखते हैं, क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसलेट करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। दिया है मतलब गिवन, यू मतलब क्या, वही जो डिस्टेंस ऑफ क्या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल वी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई। तो सब आप कर लेंगे, है ना। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब उसकी लंबाई दे दी है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा लिखते हैं ऑब्जेक्ट मतलब ओ से लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको भी समस्या हो क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई। और ये प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, ओ बराबर हमको दे दी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब आर बराबर दे दिया है वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दे दिया है, वक्रता त्रिज्या बराबर इन्होंने दे दिया है, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। मतलब आर बराबर इन्होंने दे दिया है 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आर से क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। उसके बाद क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब आपको u दे दिया है, कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हम इनमें कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगाया जाए। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्या कहा है, प्रतिबिंब की लंबाई तो ऑलवेज इन क्या कहेंगे आप, ऊपर ही कहेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, सॉरी प्रतिबिंब लिख दिया मैंने यहाँ पे, वस्तु होगा। क्या होगा, वस्तु होगा। वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ओ होगी, और वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा सीधी ही खड़ी होती है, इसलिए वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है, ये उत्तल है। उत्तल में आर बराबर पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये यू है, और यू हमेशा माइनस में होता है। अब इसमें लास्ट में पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है, उसका जो नेचर है, और उसका साइज पूछा गया है।
अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। r पता तो r से f निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r का वैल्यू 30 है तो 30/2, वैल्यू इससे f बराबर निकल आई हमारी 15। तो f बराबर आपने कितना निकाल लिया है, फोकल लेंथ आपने निकाल ली है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए f पता, u पता, तो क्या v नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। कैसे पता होगा? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/f = 1/u + 1/v, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो 1f का वैल्यू कितना है, 15 है ना। उसके बाद देखो 1/u, u की वैल्यू तो मुझे पता थी, कितनी है, -20 है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब 1/, क्या हुआ, 15 हुआ, 1/20 कैसा है ये, माइनस का, बराबर किस तरफ लाए, कैसा हुआ, प्लस का, 1/ कितना, 20, इधर क्या, 1/v। ऐसा खेलते हैं ना, खेल खेल में करते हैं क्वेश्चन को ख़त्म। अब समझिएगा, लासा ले लो भाई, 20 है और 15 है। अब लासा ले लो ना, कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, लो क्या हुआ कि 15 चौको 60 और 20 तियाँ कितना हो गया, 60 हो गया। इधर कितना हो गया, बराबर कितना हुआ, 1/v हो गया। आप समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, कितना हो गया, 7/60 हो जाएगा। देखिए 20 तियाँ 60, 15 चौको 60, तो 4 आया, 7/60। कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे, 7/60। उसके बाद फिर देखिएगा क्या है, 1/v है। अब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे। बाद में 7 ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 60/7 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए। क्या लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, 7/8 56, 4 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 बचे 35, फिर 5 हुआ, फिर 0 बढ़ाया, 7 7 49, ऐसा ही आता रहेगा। मतलब 8.57 सेंटीमीटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस क्या है, थोड़ा सा डेसिमल में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, है ना। तो v की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली है, निकाल ली है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, उसने कहा था, क्या कहा था कि उसकी पोजीशन बताइए, तो पोजीशन तो आ गई है कि इतनी दूर बनेगी। आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया है तो कैसा बनेगा, अभी बताया था मैंने, दर्पण के पीछे, और पीछे है तो कैसा है, वर्चुअल है, मतलब आभासी है। पोजीशन भी पता, नेचर भी पता हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोजीशन मतलब इसकी जो क्या स्थिति है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है वो, कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, है ना, दूर कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो नेचर है वो कैसा है, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वो है हमारी आभासी, मतलब वो कैसी है, वर्चुअल है ना। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके साइज के बारे में। और रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हम कोचिंग पढ़ाते हैं, और रात के 12 बज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपका हक बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और हमें पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। अभी ये सब गीला हुआ है, उम्मीद है बीच वाला भी ये सब ख़त्म हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्या लिखते हैं, आवर्धन। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धन m बराबर क्या, I/O जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि ये -v/u, इसमें हमको v भी पता, u भी पता, o भी पता है, मतलब हम लोग लिखेंगे I/O। देखिए m बराबर ये होता है, लेकिन m बराबर ये भी होता है ना। अब देखिए -v का वैल्यू कितना है, अब लिखा है 60/7 और ये भी लिखा है, कोई एक वैल्यू उतारनी है तो सबसे बेहतर होता है ये वाला उतार लो, सबसे आसान, क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 60/7। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखकर बताएंगे, -20 हो गया, बराबर i का वैल्यू नहीं पता, o का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देखिएगा माइनस माइनस फिर खत्म। अब क्या हुआ, 60/7 गुणे कितना हो जाएगा, 20, और इधर हो गया i बराबर टे कितना, 5, 20 से कम 20 और 20 यहाँ कितना, 60, मतलब ये हो गया हमारा 3/7 बराबर i, और ये हो गया 5। अब देखिएगा 5 यहाँ 15, 5 यहाँ 15, तो ये हो गया 15/7, और उसके बाद हो जाएगा i, मतलब i के जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15/7 हो सकती है, या आप लिख सकते हैं i बराबर, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, तो
पॉइंट, अब एक बचेगा, फिर 7 कम 7 होगा, फिर 3 होगा, 7 चौको 28 होगा, मतलब इतना उत्तर आएगा। इतने सेंटीमीटर की ये होगी हमारी इमेज। ये कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन जो करेंगे वो थोड़े से क्या होंगे और आसान होंगे, है ना। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन की, जो आपका क्या है, वो भी आपका NCERT का ही है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा फिर से अलग होगा, कुछ और नया आप उसमें सीखेंगे। तो अब आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। फिर लिखा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति दोनों बताइए। ये आपके NCERT बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि ये गुलाबी गुलाबी दिख रहा है और गुलाबी का मतलब हमारे पास जो होगा वो एकदम एक्सरसाइज का होगा। ये हमको पता है, तुमको नहीं, है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 7 सेंटीमीटर। अब अंग्रेजी की में बात करें तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सब कुछ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब किसी स्क्रीन को कहाँ रखा जाए, सो दैट अ शार्प फोकस्ड, मतलब एक शार्प, मतलब हम कह सकते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब क्या है बने, और कहा है साइज और नेचर भी बताइए किसका, इमेज का। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आप देख रहे हैं, लिखा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, कोई बिंब है तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, बिंब दिया है, और किसका, ओ बराबर हम कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब उसकी फोकस दूरी हो गई हमारी 18 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए के सामने 27 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब u बराबर कैसा है 27 सेंटीमीटर। देखिए प्लस माइनस भी लगाना होगा, उसे हम अभी बाद में लगाएंगे। फिर लिखा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें, तो पर्दे को कहाँ रखोगे भाई, पर्दे को हम लोग रखेंगे, मतलब कह रहा है जिस पे प्रतिबिंब बन सके, क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही तो पर्दे की दूरी होगी ना, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, पर्दे में ही तो बनेगा। इसका मतलब जो दूरी पर्दे की होगी वही दूरी प्रतिबिंब की होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। फिर क्या है, प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें I भी निकालना है। इन दोनों चीज़ों को निकालना है। चलिए इसे हल करते हैं। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, जो उसमें क्वेश्चन में लिखा है उसको किनारे कर दीजिए, क्योंकि उसको जब तक किनारे नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, अब पहले पहचानते हैं कि दर्पण कौन सा है। कौन सा दर्पण है? अवतल है। कौन सा दर्पण है? अवतल है। और अवतल में u बराबर माइनस होता है, f बराबर भी माइनस होता है, और o बराबर क्या होता है, जिस प्रकार u बराबर हमेशा माइनस उसी प्रकार o बराबर हमेशा प्लस। दिस इज द ट्रिक, है ना। तो क्या करते हैं, हल करते हैं। अब कैसे, समझो मेरी बात। u पता, बिल्कुल पता, f पता, बिल्कुल पता, v पता क्या, नहीं पता, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या, v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं, f u v, 3 भाई हैं, 2 पता हैं, तीसरे को निकालना है, वैल्यू रखो। 1/f बराबर 1 कितना लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 18 माइनस का दिया है। फिर लिखेंगे एक u का मान दिया है 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए 1/v उधर ही रहने दिया, 1/27 को इधर लाओ, तो माइनस का 1/18 पहले से इधर लिखा था, ये माइनस ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/27। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 18 और 27 का क्या लेना है, लासा लेना है। देखिए 18 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, देखिए 2 3 जिससे कट रहा है काटो, सीधे 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अब क्या होगा, इसका लासा निकालना है ना, 9 दूनी 18, 18 तियाँ
54, मतलब कितना लासा आएगा, 54 आएगा। तो हम लिखेंगे 54। देखिए लासा निकालना था, फैक्टर थोड़ी करना था, ये तो 9 से ना करें, 2 से करें, 3 से, सब पवार। अब मैं 18 तिया 54 प्लस 27 दूना 54 बराबर कितना, 1/v। -3 2 कितना होगा, -1/54 बराबर कितना, 1/v। अब देखिएगा v का इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो ये माइनस चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब v बराबर आ जाएगा हमारा -54। इससे ये क्लियर होता है कि हमें जो अपना पर्दा है वो कितनी दूर रखना है, 54 सेंटीमीटर दूर रखना है। लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है हमें, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि पर्दे को बाईं ओर रखना है। किधर रखना है, बाईं ओर रखना है, मतलब जिधर वस्तु को रखना है उधर ही प्रतिबिंब को रखना है। मान लीजिए क्या, मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई दर्पण है। ऐसे ये पर्दा, ये क्या है, दर्पण है, और ये दर्पण के पीछे पॉलिश है। ऐसे हम लोग लाइट डालते हैं, सामने पर्दा रखते हैं, लाइट जाएगी, टकराएगी, पर्दे पे आएगी, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दर्पण के पीछे चली जाए, और दर्पण के पीछे जा नहीं सकती, इसलिए आभास हो सकता है। अगर प्लस होता तो आभासी होता, बिल्कुल आप कह सकते हैं ना। तो v वैल्यू आई है। अब आपको क्या बताना है, अब हम आप लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब स्पष्ट बनाने के लिए, क्या स्पष्ट बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए, अंग्रेजी वाले लिख लेंगे अपने आप ट्रांसलेट करके, बनाने के लिए क्या, कितना उत्तर आया, 54 सेंटीमीटर दूर पर्दे को रखना होगा। पर्दे को क्या करना होगा, रखना होगा। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो पर्दे की दूरी होगी वही तो प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब 54 सेंटीमीटर पे रखो तभी तो प्रतिबिंब उसमें बनेगा। बिल्कुल क्लियर बात है ना। तो अब क्या करते हैं, अब उसने पूछा था उसकी प्रकृति कैसी होगी, अभी तो आपने पोजीशन बताई है। अब इनका नटूरे मतलब नेचर बता दो, नेचर कैसा है, वैल्यू कैसी आई है, माइनस में। और जब वैल्यू माइनस में आती है तो हम लोग कैसा लिखते हैं, रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक मतलब रियल होगी। रियल आप लिख लीजिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सबको ये क्लास एक तरीके से समझ में आ रही होगी। तो अब वास्तविक है। अब बात करते हैं कि इसका जो साइज होगा, किसका साइज होगा, जो प्रतिबिंब पर्दे में बनेगा उसका साइज क्या होगा, बड़ी समस्या है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि आवर्धन बराबर क्या, m बराबर I/O, ये -v/u बराबर I/O। अब देखो जरा ध्यान से, v की वैल्यू निकालिया, कितना निकाला, -54, कोई बात नहीं। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -27, और ये I/ क्या है, o है, और o का मान तो पता है कितना है, 7 है, कोई बात नहीं। 27 है कम, 27 दूना 54, माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे वाला भी माइनस बैठा है, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2/-7, और इधर हो गया I/ कितना, I/ कितना हो गया मेरा 7। अब देखिएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो मतलब ये हो गया 14/-7 बराबर कितना, I। तो काट सकते हैं आप, इनको काट देंगे तो 2 होगा, मतलब I बराबर आ गया -2 सेंटीमीटर। अब आप कह सकते हैं कि माइनस में आया है इसलिए ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस में हमने बताया है कि I बराबर माइनस मतलब उल्टा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का होगा, जो कैसा बनेगा, उल्टा होगा। अब आप बताओ कि जब वास्तविक आया था तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनेगा, सीधा होगा तो आभासी और उल्टा होगा तो वास्तविक। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन सॉल्व इन दिस क्लास। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती हैं और हम उनका खात्मा करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से आपने ये एक कठिन क्वेश्चन और हल कर लिया। इसके बाद हम एक कठिन क्वेश्चन और आपको बताने वाले हैं, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम जब बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, तब आपको सिर्फ उसी में ही दिमाग लगाना है, कोई और क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है।
जो भी आपको दिमाग कहीं और लगाना है, कुछ और सोचना है, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं, लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वायु। अब ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल ब्लास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? वायु, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब इस बार हमें क्या दिया है? इस बार हमें अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। देखिएगा, अब इसे इंग्लिश में बता देते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए हम इसमें देखते हैं, आप उसमें देखना, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? अपवर्तनांक। कितना दिया है? अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है एन बराबर कितना? एन बराबर हम लोगों को दिया है 1.50। ये इसी में आप लिख लीजिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, है ना। उसके बाद और क्या दिया है? कुछ, हाँ बिल्कुल दिया है, लिखा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब एक जो प्रकाश की रे है वो वायु से होकर किस में जाती है? कांच में जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब जब वो वायु से कांच में पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। और उसके बाद आगे भी कुछ दिया है, उसने कहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको यहाँ 3 × 10⁸108 दिख रहा होगा। 3 × 10⁸108 नहीं, 3 × 108 दिख रहा होगा, वो 8 नीचे है, उसे आप ऊपर लिख लीजिएगा, मतलब 3 × 10⁸8 है मीटर पर सेकंड। मतलब हम लोगों को क्या दे दिया है? प्रकाश की चाल दे दी है। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। तो भैया आप कोई चाल ना चलो अपने साथ तो कम से कम चाल ना चलो और मेहनत करते रहो। क्या है? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, है ना। अब स्पीड ऑफ लाइट, इसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो हम यही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कैसे इसको करेंगे, बहुत ध्यान से अब देखिएगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अपवर्तनांक बराबर, इस पर यह क्वेश्चन बहुत आता है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, अपवर्तनांक एन बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की क्या चाल, बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहाँ वैक्यूम हो, निर्वात नहीं लिखेंगे, वायु लिखें या फिर चाहे वैक्यूम लिखें, एक ही बात है। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। कहाँ? कांच में प्रकाश की चाल। देखिएगा बहुत ध्यान से, अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। क्या ट्रिक बताने वाले हैं? किसका अपवर्तनांक हमको दिया था? हमको दिया था कांच का अपवर्तनांक। तो ये कांच जो होगा वो नीचे लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक हमें दिया होगा उसे ही नीचे लिखेंगे। मतलब आप यहाँ पे साफ साफ हम लिख देते हैं कांच में प्रकाश की चाल। कांच में क्या? प्रकाश की चाल। अंग्रेजी में एक बार इसको बता देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कह सकते हैं, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या है? अपवर्तनांक दिया है 1.50। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸8 होती है, और कांच में प्रकाश की चाल को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया v है। अब इसे कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे सर किससे लिखते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं इन वैक्यूम, v से इसको लिखा जाता है कांच वाले को या किसी और को, मीडियम में v को, और इसको c से लिखा जाता है, स्मॉल c। अब देखिए इसका इससे गुणा होगा, तो अब गुणा करें, चाहे इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ, तो v आ गया इसकी जगह, ये हो गया नीचे। तो v बराबर कितना हुआ? 3 × 10⁸8, और ये हो गया 1.50। क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे? अगली लाइन में बढ़ा लेते हैं। कितना है? 1.50। वही लाइन लिख दी, तो क्या हुआ? पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ाए? 2 जीरो बढ़ा लिए। तो अब देखिएगा ये जीरो से जीरो क्या हुआ? कट गया। फिर 5 को 2 से काटो, 5 को 10 जो है, इसको 5 से काटो, 10 को, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ये 3 से 3 कट गया। क्या बचा? सिर्फ 2 बचा, और ये 10⁸8 बचा। तो मतलब 2 × 10⁸ कितना बचा? 8 बचा, और इसे हम लिखेंगे मीटर पर क्या?
सेकंड लिखेंगे। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जिसमें क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू दे देते हैं और अपूर्णांक पूछते हैं, उसमें आंसर आता है 1.5। तो उसे आप स्वयं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इस क्वेश्चन के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन अभी हम आपको और बताएंगे जो कि आपके पेपर के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसे क्या करते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो उम्मीद है शायद 6 या 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, पता नहीं मुझे, अभी जब करवाते रहेंगे तो पता चलेगा कि कितने हुए और कितने नहीं हुए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आप वहाँ देख रहे हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है और सॉल्व तो है लेकिन कर नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटोमोबाइल जो कार की जो कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of is 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितनी दे दी है, 3 मीटर दे दी है। कितनी दे दी है, 3 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। हिंदी में क्या कहेंगे, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब वो कार आगे खड़ी थी, उसमें शीशा दिख रहा था, 5 मीटर दूर एक बस खड़ी थी। तो अब इसके जो गाड़ी में, ऑटोमोबाइल वाले में शीशा है, दर्पण है, ये बस उसमें एक वस्तु का कार्य करेगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगी ये बात कि उस दर्पण से जो बस दूर है वो हमेशा वस्तु की कार्य करेगी। कोई बात नहीं, कितना दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब u बराबर कितना है, 5 मीटर है। तो u बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 मीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका साइज, मतलब नेचर, पोजीशन और साइज को ज्ञात करो। करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ u पता है और हमें r पता है, और इसमें साइज पूछा है, और साइज पूछने के लिए हम लोगों को o चाहिए, o भी तो नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में आखिर क्या करेंगे, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप देखते रहें बस। क्या करेंगे, हम लोग r से निकालेंगे f, तो r/2 इक्वल टू क्या होता है, f होता है, चूँकि f इक्वल टू r/2। r का वैल्यू कितना है, 3/2। लो, अब एक और बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। समस्या ये क्रिएट हुई कि अब ये कटेगा नहीं, आंसर आएगा पॉइंट में, और पॉइंट में अगर आप निकालेंगे तो आप फिर क्या है, गलती कर रहे हैं। पॉइंट में निकालने का कोई मतलब नहीं है, f यहीं पड़ा रहने दो। अब हम लोग लिखेंगे, चूँकि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v होता है। बिल्कुल यार, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 1f का जो वैल्यू है वो है 3/2, फिर बराबर u का जो वैल्यू है वो कितना है, 5। कैसा लिखेंगे, माइनस में, तो ये हो गया -5 प्लस 1/v, माइनस में लिखा जाता है u का मान, और 1/v हो गया। ये दो जो बटे के बटे में है, मतलब ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और इनको इधर ले आओ, जो चाचा चौधरी उधर माइनस में लिखे हैं, 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब इन दोनों का देखिए बहुत ध्यान से, एक बात और ये है कि उसमें लिखा था उत्तल दर्पण, और उत्तल में हमेशा r क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए इसको निगेटिव मत कीजिएगा ऊपर वाले को, वरना गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लासा लेंगे, 3 और 5 का 15 आएगा, 3 बची 15, 5 बार में गया भाई, और 5 बार में गया है तो मतलब कितना आएगा, 3 बचे 15, 5, तो 5 दूनी कितना हुआ, 10, 5 से यहाँ 15 मतलब 3 हुआ, बराबर कितना, 1/v। अब इसको समझिएगा, 13/15 क्या पता चला कि 13/15 बराबर आ गया 1/v। इसको इससे गुणा किया तो 13v, 15 को इससे गुणा किया 15, तो v बराबर कितना हो गया, 15/13। अब देखिएगा
v का वैल्यू जो आया है, आप चाहें तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो पॉइंट में निकालने के लिए 15 लिखना होगा और 13 से भाग देना होगा। 13 कम 13 2 हुआ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 13 कम कितना हुआ, 13 हुआ, फिर 7 हुआ। अब बहुत सा ध्यान से समझिएगा, फिर 7 हुआ, फिर 13 पची 65 होगा, क्योंकि 70 होगा 65, बस दशमलव के 2 अंकों तक निकल चुका है, काम हो गया है, छोड़ दो। क्या करेंगे, लिखेंगे 1.15, यही तो आया था 1.15 क्या सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों ने उसकी क्या ज्ञात कर ली है, पोजीशन, है ना, मतलब उसकी हम लोगों ने स्थिति ज्ञात कर ली है। क्या ज्ञात कर ली है, पोजीशन हम लोगों ने उसकी फाइंड कर ली है। कितनी फाइंड की है, 1.15 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या है, उसका नेचर आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेचर को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकृति कहेंगे, तो पहले हिंदी वाले लिखें, फिर अंग्रेजी वाले नेचर लिख ले। तो अंग्रेजी वाले मतलब आप अंग्रेज नहीं हो गए, आप हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में सारा काम होगा। लेकिन आपको अगर हिंदी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अंग्रेजी आती है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। हमको तो कुछ नहीं आता, सब बेकार। तो नेचर क्या हुआ, ये वैल्यू कैसी बनी ली, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिली है, इसका मतलब दर्पण के कहाँ हैं, पीछे हैं, और पीछे हैं इसका मतलब वर्चुअल है। तो क्या लिखेंगे, नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। और अगर आभासी है, ये सब शुरू में समझाया गया है, बीच से क्लास को बढ़ाकर मत देखिएगा कभी। आभासी है मतलब क्या है, वर्चुअल है। अब देखिए ये स्थित हो गई, प्रकृति हो गई। अब बात किसकी होगी, साइज की। लेकिन साइज में आपको क्या नहीं पता है, साइज में आपको ये नहीं पता है कि ओ कितना है। जब ओ नहीं पता होगा तब हम लोग साइज जो निकालेंगे वो गुने में निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई, कितना गुना, है ना, कितना, ऐसे कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि आवर्धन को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू क्या, I/O, ये हमको पता है। लेकिन I/O की जगह क्या लिख सकते हैं, -V/U, क्योंकि ना I पता ना O पता। तो कैसे निकालेंगे, V का वैल्यू कितना है, चाहे तो ये लिखें और चाहे तो ये लिखे, तो ऊपर वाला लिखो, ज़्यादा बेहतर है। कितना है, 15/13 हो गया। ज़्यादा समस्या हो तो लिख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं आप। उसके बाद u का वैल्यू कितना है, वहाँ से देखकर बताओ कितना है, -5, और ये भी माइनस दोनों उड़ गए। क्या होगा, माइनस खत्म, मतलब प्लस हो गए, तो हो गया 15, और ये हो गया 13, और गुणे में कितना, 5, 5 कम 5, 5 यहाँ 15, मतलब हो गया 3/13। भाग दे दीजिए, 3 लिखिए और 13 लिखिए, पॉइंट किया, फिर हुआ, देखिए समझिएगा, 0 बढ़ाया, कितना होगा, 13 13 26, 2 आया, फिर उसके बाद 26 हो गया, फिर 4 हुआ, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया ना। अब क्या हुआ, 13 3 39, मतलब हो गया कितना, 0.23। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, हम लोगों ने इसका मैग्निफिकेशन निकाला है, और हमसे पूछा गया था आई मतलब साइज ऑफ द क्या इमेज, और निकाला क्या, मैग्निफिकेशन। मतलब क्या गलत हो गया, नहीं, गलत नहीं हुआ है। हमें ओ नहीं दिया था तो हम एम निकालेंगे। एम ये बताता है कि प्रतिबिंब कितने गुना बनेगा, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.23 गुना बनेगा। अब ये 1 से ज़्यादा कि बड़ा, अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब, अतः जब भी आपको ओ ना पता हो आप एम ही निकाल कर बताएंगे उसका साइज। अतः प्रतिबिंब क्या है, 0.23 गुना बनेगा, तो गुना बनेगा, और ये 1 से छोटा है, क्योंकि अगर आप 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना आपका वो क्या हो जाएगा, 3 से भी छोटा हो जाएगा। मतलब आप पॉइंट वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, और ऐसी संख्या से जिसमें आगे क्या है, 0। शायद वहाँ आपको ना दिख रहा होगा क्योंकि आगे फोटो लगी होगी, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, वो क्वेश्चन आपके भी बुक का क्या है, एग्जाम्पल है, और उसके बाद क्लास को हम ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन शुरू करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो भी आपका जो, ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जानते हैं कितने नंबर के आते हैं, सीधे के सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन जो 7 नंबर का आता है ना, उसमें से ये भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। देखिए हमारे बाल क्या हो गए, खड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, बैठा लिया हमने इनको, तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, सब जीवन है, कटता रहता है, सब हो रहा है, सब जो भी होने दो, कोई बात नहीं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब
4 सेंटीमीटर साइज का क्या बिंब, मतलब वो आपकी ऑब्जेक्ट होगी, वस्तु होगी। अभी इंग्लिश में भी पढ़ के बताएंगे। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी 15 है और 4 सेंटीमीटर इसका ओ है। फिर उसके बाद फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब यू बराबर दे दिया है। फिर रखा है, आगे कुछ नहीं दिया, आगे सब कुछ जो लिखा है सब बवाल है, वही निकालना है, जो बवाल है वही करना है सब। चलो करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। इंग्लिश में क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, उसका साइज कैसा है? 4 सेंटीमीटर का है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा कॉनकेव लिखा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। 4 सेंटीमीटर उसका क्या है? साइज है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें दिया है वो कितना दिया है, हमें साइज उसका ओ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। देखिए क्वेश्चन को अगर आप बार बार नहीं समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। सॉरी 4 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब वो अवतल दर्पण से कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब u बराबर दिया है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। देखिएगा प्लस माइनस की बाद में बात करेंगे, क्या होगा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। फिर उसके बाद बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब उसकी फोकस दूरी जो f बराबर है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और बस आगे कुछ नहीं दिया है। अब क्या क्या पूछ रहा है? कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा किया था, लेकिन वैसा है नहीं, उसमें कुछ दर्पण दूसरा था, इसमें कुछ दर्पण दूसरा होगा शायद। फिर क्या है? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताइए, मतलब उसकी नेचर बताना है और उसका साइज बताना है। इस बार उन्होंने पोजीशन नहीं पूछी तो क्या हुआ, पोजीशन निकालना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वी नहीं निकालेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा, है ना। बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कैसा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, मतलब ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सब कुछ निगेटिव होता है। क्या क्या होता है? सब कुछ निगेटिव होता है। मजा आ रही है पढ़ाने में। क्या हुआ? हल करते हैं। सब कुछ निगेटिव मतलब क्या? ओ भी निगेटिव नहीं, ओ हमेशा पॉजिटिव, है ना। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एफ पता है, यू पता है, वी निकालना है, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 भाइयों वाला, एफ यू और वी वाला। कोई बात नहीं, लगा दिया। एक लिखा, एफ का वैल्यू कितना है? माइनस का 15। उसके बाद यू लिखा, यू का वैल्यू कितना है? माइनस का 25 और प्लस 1 बटा क्या लिखा? वी लिखा। समझिएगा, माइनस का 1/15 इधर लिखा है, चाहे ऊपर लगे चाहे माइनस लगे नीचे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1/25 उधर लिखा, इधर लाए तो कितना हो गया? 1 बटा प्लस का 25 हो गया, बराबर कितना हो गया? 1 बटा वी हो गया। अब 25 और 15 दोनों का क्या लेना है? लासा। अब देखिए लासा लेने का एक ट्रिक बताएं जरा, मजा आएगी ना। 25 लिखा है, 15 लिखा है, 25 और 15 में कोई ऐसी चीज़ कॉमन ढूंढ लो। क्या कॉमन है? 5। तो 25 में 5 चलेगा, कितने बचे? 5 ही तो बचे ना, क्योंकि 25 होता है। 5 बचे। 25 15 में से निकल गया तो कितना बचा? फिर 5 निकलेगा, फिर 3 बचे, तो 5 या 15 और 15 बचे 75, मतलब कितना लासा आएगा? 75। नहीं समझ पाया ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कितना आया? 75 आया। लासा निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा? 75। 15 5 75, मतलब माइनस का 5, 25 यहाँ 75 माइनस का प्लस का 3, बराबर कितना? 1 बटा वी। इन दोनों को अगर देखा जाए तो उत्तर आएगा माइनस का 2 और ये हो गया 75 और ये हो गया 1 बटा वी। देखो इनको भी उल्टा करो, इनको भी उल्टा करो, दोनों को मारो। 1 बटे वी तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं वी और इसको उल्टा करके लिख देते हैं 75 बटे 2 और माइनस लगा देते हैं आगे। अब 75 बटे 2, 75 के आधे लो, 70 के आधे 35, 5 के आधे 2.5, जोड़ दो 37, भाग कर लेना जिसको ना समझ में आए। तो क्या किया? v बराबर हम लोगों ने निकाल लिया कितना? 37.5। जिसको समझ में ना आए वो भाग कर लेगा। कितना निकाला? 37.5। और ये जो आगे माइनस चिन्ह है ये क्या बता रहा है कि कहाँ बनेगा? बाई और बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड बनेगा। और लेफ्ट साइड जो बनता है दर्पण में वो कैसा होता है? वो वास्तविक होता है, मतलब रियल इमेज होती है। ये मक्खी ना बार बार परेशान कर रही है हमको, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है, चाटने आई है लगता है। गलत बात है, ऐसा चाटना नहीं चाहिए। क्या हुआ? स्थित। अब ये जो स्थिति इसकी होगी हमसे पूछी तो गई नहीं है, लेकिन हम बता दें, हम लोग अच्छे इंसान हैं और सब कुछ बता देते हैं। ये कितनी है? 37.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी पोजीशन इतनी हो गई। उसके बाद बात करें इसकी प्रकृति, मतलब इसकी नेचर की, अंग्रेजी में हम चाहें इसको हम नेचर लिख दें, नटूरे। कितना हुआ? नेचर बराबर कितना है? और देखो नेचर बराबर वैल्यू तो लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्या होता है कि ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि वास्तविक होगा, मतलब रियल इमेज होगी। नेचर इसका क्या होगा? रियल होगा। तो रियल होगा मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। रियल को क्या कहते हैं
हिंदी में? हिंदी में कहते हैं वास्तविक, मतलब ये रियल होगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, हाँ रियल हो गया। अब क्या पूछा है? अब उसने पूछा है साइज ऑफ द इमेज। अब वो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे चूंकि आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन बराबर क्या, m बराबर कितना, I/O होता है। हमको यहाँ पे O दिया था, मतलब इस बार हम डायरेक्ट I निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या है यहाँ, m बराबर -v/u, और I का वैल्यू कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। O का वैल्यू कितना है 4, लेकिन अभी O भी ना रखो, एक साथ रखेंगे, पहले दे देंगे प्रसाद इनको, तो फिर ये सब I और ये दोनों रुष्ट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे O का वैल्यू पहले रख दिया, क्यों रख दिया, हम पागल हैं। माइनस V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू अभी भी निकाला है 37.5, चाहे वो रखें चाहे 75/2 रखें, तो 75 कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। उसके बाद माइनस का आया था और एक माइनस पहले से है आगे। U का वैल्यू कितना है देखकर बताओ जरा भाई, कितना है, माइनस का 25 है, कोई बात नहीं घबराना नहीं है। I का वैल्यू नहीं पता और O का वैल्यू कितना है 4 है। बिल्कुल अब समझिएगा इसको, देखो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस कहेंगे ना, हाँ। फिर नीचे हो गया 2 गुणे कितना 25, और नीचे वाला तो माइनस बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा, और ये हो गया I बटे कितना 4। देखिए 2 और ये 25, अब 25 से कम 25, 25 3 75, देखिए थोड़ा सा टाइम बचा, मन लगा के पढ़ा देते हैं। 25 3 75 कितना हुआ 3/2, माइनस ऊपर लगा दे, और ये हो गया I बटे कितना 4। क्या चुगड़ा करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 2I, 4 3 माइनस का 12, I बराबर कितना हुआ -12 बटे कितना 2, तो 1 कम 2 2 6 12, मतलब I बराबर कितना आ गया -6। अब ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये निगेटिव है, और निगेटिव है मतलब ये कैसे हैं, ये सीधा नहीं है, ये उल्टा है। मतलब हम लोग क्या कहेंगे, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, है ना, उसकी हाइट क्या होगी 6 सेंटीमीटर, और कैसा होगा, उल्टा होगा। अगर माइनस में आया है तो कैसा है, उल्टा है। याद रखिएगा 2 वर्ड, एक है उल्टा, उल्टा होगा तो माइनस होगा, बाएं होगा तो माइनस होगा, दाएं होगा तो प्लस होगा, सीधा होगा तो प्लस होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम इस क्लास में यूज हुए सारे फॉर्मूले जितने भी हैं वो हम लिख देते हैं, और आप उनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, सबसे पहले 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला कब यूज हुआ है, ये फॉर्मूला तब यूज हुआ है जब हम लोगों ने दर्पण को लिखा है, मतलब जब दर्पण के बारे में बात की है तब ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। 2 चीज़ें पता थी तो तीसरी निकालनी थी। उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोगों ने और यूज किया, कौन सा यूज किया, हम लोगों ने लिखा r/2 बराबर कितना f। बहुत ध्यान से फिर से एक बार बता देते हैं, जो f है वो फोकल लेंथ है, जो r है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ, क्या यूज हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, मतलब अब बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अभी एक बात हम और आपको बताएंगे, उसे भी सुनना है तो पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हम लोगों ने लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ, वैक्यूम लिख सकते हैं या एयर लिख सकते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, देखिए वहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, अभी इन के बाद छोड़ते हैं, कुछ और लिखना है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि वहाँ पे ग्लास दिया हुआ था, क्या दिया था, ग्लास मतलब कांच दिया हुआ था। लेकिन अगर वहाँ कांच की जगह पे वाटर होगा तब आप क्या करेंगे, तो और कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, मीडियम याद रखेंगे। मतलब मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और क्या बोलते हैं, क्ले तो नहीं कह सकते, मिट्टी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और जो प्लास्टिक हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, मतलब जिनमें अपवर्तन हो सकता है। ये फार्मूला यूज हुआ। उसके बाद एक फार्मूला और है जो हमने आपको अभी तक शायद नहीं बताया है, वो भी बता देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये फार्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या, साइन
I/sin r। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम है और ये स्नेल का एक लॉ है जिसके बेसिस पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन हम ऐसे दे दें, एक लाइट की किरण ऐसे आती है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाती है और उसके बाद ये यहाँ पे 45 का बनाती है। तो अब पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो sin 60 और sin 45। ये क्वेश्चन अभी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री बहुत बच्चों की क्या है, कमज़ोर है, वीक है। तो इस वजह से जब वो पढ़ा लेंगे तो ये सब जब रिवीजन कराएंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में फ़िलहाल अभी दिए भी नहीं हैं, किसी और बुक में हो तो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।